ब्राह्मण की बेटी 7। ब्राह्मण की बेटी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रकरण 7। एक दिन तालाब से नहाकर घर लौटती जगद्धात्री की राह में अचानक रासमणि से भेंट हो गई। रासमणि का चेहरा इस प्रकार उदास और बुझा हुआ था, मानो वह अभी अभी कहीं से पिटकर आई हो। समीप आकर आंसू बहाती हुई रासमणि रुंधे कंठ से बोली, जगद्धानी रानी, बड़ी भाग्यशाली हो और तुम्हारी लड़की भी लगता है कि पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए हैं। कुछ समझ पाती और लड़की के उल्लेख से परेशान हुई जगद्धात्री बोली, मौसी, कुछ साफ साफ बता, तू कहना क्या चाहती है? तुम्हारी यह पहेली जैसी बातें मेरी समझ से बाहर है। रासमणि बोली, जो भाग्य तेरी लड़की लेकर आई है, उस पर तो सबका ईर्ष्यालु होना स्वाभाविक है। अब तू इन्हीं भीगे कपड़ों और बालों से भगवान को प्रणाम करके कृतज्ञता का प्रदर्शन कर। गणेश, दुर्गा आदि कुलदेवियों का पूजन कर। हाँ, मेरा इनाम देना न भूल जाना, मैं तो सने की गोट लूंगी, यह बात ध्यान में रख ले। हैरान परेशान जगद्धात्री बोली, वह सिर पैर की हाँ के जाओगी या कुछ साफ साफ बताओगी भी? हंसती हुई रासमणि बोली, साफ सुनना चाहती है तो ले सुन। तुम माम बेटी के पिछले जन्म के पुण्यों का ही यह फल है। कहाँ तो लड़का मिलने की चिंता से दिन रात घुल रही थी, कहाँ अब पूरे गांव पर शासन करेगी। सुनकर जगद्धात्री आंखें फाड़कर रासमणि को देखने लगी। रासमणि अपनी रौ में कहती गई, मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ था। सपना जैसा लगता था, किंतु बघाई हो, यह सत्य है। जगद्धात्री ने कठोर स्वर में कहा, मौसी, तुम्हारी बकबक सुनते सुनते मैं परेशान हो गई हूँ। सीधे तौर पर साफ साफ क्यों नहीं कहती? जगद्धात्री के हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे से उसके कान में रासमणि ने कहा, जगद्धात्री, इस बात को अभी अपने तक रखना, हवा न लगने देना। विघ्न बाधा डालने वाले अपना रंग दिखाने पर उतारू हो जाते हैं। चटर्जी भैया को केवल मुझ पर भरोसा है, इसलिए आज सुबह उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि संध्या की माँ को सूचित कर दे कि उसे लड़की के बारे में चिंता करने कोई आवश्यकता नहीं। उसका हाथ थामने के लिए मैं तैयार हूँ। अब वह अपनी टांग पर टांग रखकर चैन की नींद सोए। मैंने सोच विचार कर यह निर्णय लिया है। इससे एक तो ब्राह्मण के वंशधर्म की रक्षा हो जाएगी और दूसरे, गांव की लड़की गांव में ही रह जाएगी। रासमणि की बात पूरी होने से पहले ही जगद्धात्री पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी। रासमणि ने पूछा, क्या हुआ जगद्धात्री? अपने को संभालकर जगद्धात्री बोली, मौसी, लगता है कि तूने धूप में बाल सफेद किया है, नहीं तो गोलोक मामे के मजाक को इतनी गंभीरता से न लेती। क्या 4 जनों द्वारा उठाया जाने वाला बूढ़ा दूल्हा बनेगा? रासमणि बिना झेपे अपनी कहती रही, बेटी, मर्द की भी कभी आयु देखी जाती है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो 70 की आयु का मर्द 17 वर्ष की छोकरी से विवाह रचाता है। बेटी, मुझे भी पहले यह मजाक लगता था, किंतु गोलोक कभी हल्की बात करता है और न ही झूठ बोलता है। उन्होंने पूरी गंभीरता से यह सब कहा है। मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि यह संबंध स्थिर हो जाए। इसे अपना सौभाग्य समझो बेटी। जाओ, घर आनंद मनाओ। जड़ बनी जगद्धात्री चुपचाप खड़ी रही। उसके पैरों के नीचे से मानो धरती खिसक गई थी। रासमणि ने जगद्धात्री के चेहरे को देखे बिना कहना जारी रखा। वह बोली, इसी अगहन के महीने में विवाह हो जाना चाहिए, इसके बाद अच्छा लगन नहीं निकलता है। गोलोक भैया की इच्छा है। लड़की भी तो अप्सराओं से बढ़ चढ़ कर है, बड़े बड़े ऋषिमुनियों का मन भी डुला सकती है, फिर मुखर्जी भैया तो एक साधारण मनुष्य ही है। इसके बाद वह फिर बोली, बेटी, तू गीले कपड़ों में काफी देर से खड़ी है। जा, घर जाकर कपड़े बदल
मैं तुम्हारे घर आकर सारी बातें करूंगी। यह कहकर रासमणि अपने घर को चल दी और जगद्धात्री लड़खड़ाते पैरों से अपने घर आ गई। घर पहुंचकर ठाकुरद्वार के बाहर बैठी वह टप टप आंसू बहाने लगी। इकलौती लड़की संध्या जहां अपने माँ बाप की लाडली है, वहां रूप सौंदर्य और गुणबुद्धि में भी अप्रतिम है। गोलोक को अपनी लड़की सौंपने की अपेक्षा उसे कुएं धकेल देना अधिक बेहतर समझती है। गोलोक लड़की के नाना की आयु का है। ऐसे बूढ़े से लड़की की ब्याहने से अच्छा तो उसकी हत्या कर देना है। जगद्धात्री इस सत्य को भली प्रकार समझती है, किंतु मुंह से न निकालते ही नहीं बनता, क्योंकि कुलीन ब्राह्मण परिवारों में तो यह सब चलता ही है। उसके सामने इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं, इसलिए वह अत्यधिक व्यथित, चिंतित और परेशान है। लगातार रो रही है। उसे डर है कि कहीं ऐसी स्थिति न आ जाए कि इस नरपिशाच से पीछा छुड़ाना ही कठिन हो जाए। एक पत्र को पढ़ती हुई भीतर प्रविष्ट होती संध्या ने आवाज दी, माँ, कहाँ हो तुम? तुरंत ही आंसू पोंछकर सामान्य बनने की चेष्टा करती हुई जगद्धात्री बोली, हाँ कहो बिटिया, क्या बात है? माँ के रुंध गले से चौंकी संध्या ने सपीम आकर धीरे से सहानुभूति दिखाते हुए पूछा, माँ क्या हुआ है? लड़की के चेहरे से अपना चेहरा हटाती हुई माँ बोली, कुछ भी तो नहीं। माँ के और अधिक समीप आकर अपने आंचल से उसके आंसू पोंछती हुई संध्या ने पूछा, क्या बाबूजी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया है? जगद्धात्री ने कहा, नहीं तो। माँ के कथन पर विश्वास न करती संध्या माँ के समीप बैठ गई और दार्शनिक शैली में बोली, माँ, सबको सदैव मनचाहा नहीं मिलता। इसमें दुख मनाने वाली कोई बात नहीं। एक बात और, जब सब लोग बाबूजू को सनकी कहते हैं, तो तुम भी उन्हें ऐसा समझदार उनके सुने को अनसुना क्यों नहीं कर देती हो? जगद्धात्री बोली, लोगों का क्या आता जाना है? वे जिसे जो समझना खाना चाहे स्वतंत्र है, किंतु मैं ऐसा समझ भी लूं तो क्या मुझे उनकी जलीती सुनने से मुक्ति मिल जाएगी? संध्या आज तक यह नहीं समझ पाई थी कि किसकी जलीकी को सुनकर सुनने वाले के मन पर क्या बीती है, उसे कैसी गहरी वेदना झेलनी पड़ती है। आज भी उसकी स्थिति वही थी। आता संध्या आज भी माँ की बात सुनकर अपने निरीह, सरल, परोपकारी और लोक सेवा के प्रति समर्पित पिता का बचाव करती हुई बोली, माँ, यदि मेरे वश में होता तो मैं पिताजी को लेकर ऐसे किसी वनप्रांत अथवा पर्वत प्रदेश में चली जाती, जहाँ पिताजी का ऐसे लोगों से पाला ही न पड़ता। लड़की की ठोड़ी को चूमकर जगद्धात्री हंसती हुई बोली, पिता के लिए तेरी यह चिंता और भावना सचमुच प्रशंसनीय है, किंतु मेरे लिए तो उससे आधा स्नेह भी नहीं, मानो मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। अच्छा तो माँ, क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? किंतु पिता के लिए तो तू अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहती है। मेरे ऐसा भाग्य कहाँ? अब इसी एक बात को देख ले, तुझे भली प्रकार से मालूम है कि तुम्हारे बाबू की दवाई से किसी रोग की कोई लाभ नहीं होता, फिर भी बाबू की दवा के सिवाय और किसी की दवा को लेने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य के उत्तरोत्तर बिगड़ते जाने की भी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। प्यार से माँ के गले में अपने दोनों हाथ डालकर हंसती हुई संध्या बोली, माँ, यह तो सत्य है। मैं किसी भी दूसरे डॉक्टर को बाबू के समकक्ष मान ही नहीं सकती। मानती हो न कि तुम अपने पिता में असीम भक्ति रखती हो? संध्या बोली, माँ रहने दो, पिताजी के उपचार से मुझे काफी लाभ हुआ है। अब मैं पहले से काफी ठीक हूँ। इसके बाद विषय बदलने की गरज से संध्या बोली, माँ, दूल्हे की बहू चली गई। यह अच्छा ही हुआ कि इस आफत से छुटकारा मिला। क्यों? ठीक है न माँ? आश्चर्य प्रकट करती हुई माँ ने पूछा। कभी गई? ठीक से मालूम नहीं, शायद सवेरा होते ही चली गई है। संध्या के भोलेपन का अभिनय माँ को छल न सका। उसने पूछा,
तुझे तो यह मालूम ही होगा कि वह कहाँ गई है। संध्या ने उदासीनता और बेपरवाही से कहा, शायद अरुण भैया ने उसे अपनी कोठी के पीछे बाग में जगह दे दी है। वहां उड़िया माली की एक कोठरी खाली पड़ी थी, वही उसे दे दी गई है। माँ ने पूछा, अरुण के पास तूने उसे भेजा होगा? संध्या मन ही मन इस उलझन से मुक्त होने का उपाय सोचने लगी। असत्य का आश्रय लेती हुई वह बोली, अरुण भैया के पास मैं किसी को क्यों भेजने लगी? इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। इसके बाद इस विषय की चर्चा से माँ का ध्यान हटाने की नीयत से संध्या ने अपने हाथ में थामा पत्र माँ के सामने रख दिया और बोली, असल बात जो तुम्हें बतानी थी वह तो बताई नहीं। मेर सन्यासिनी दादी की यह पत्र आया है। वह कभी झूठ नहीं बोलती। इससे लगता कि वह यहाँ साथ रहने के लिए आ रही है। जगद्धात्री ने पूछा, सासू माँ का पत्र है क्या? कब आ रही है वही? यही सासू माँ काशी छोड़कर एक दिन के लिए इधर आने को कभी सहमत नहीं हुई थी। जगद्धात्री ने इकलौती बेटी संध्या के विवाह में सम्मिलित होने के लिए बहुत अनुनय विनय की थी। सास कन्यादान का पुण्य लेने को तो सहमत नहीं हुई थी, किंतु उसने विवाह में सम्मिलित होने का अनुरोध मान लिया था। अपने विवाह के उल्लेख से शर्माती हुई संध्या बोली, माँ, अपने पत्र के उत्तर को स्वयं पढ़ लो न। इसी के साथ पत्र माँ के हाथ में देकर संध्या बोली, माँ, अभी तक तुमने गीली धोती ही पहन रखी है। मैं अभी तुम्हारे सूखे वस्त्र लाई, कहती हुई संध्या तेजी से चली गई। पत्र को माथे ले लगाकर जगद्धात्री अपने से बोली, माँ, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा चित्त द्रवित हुआ है। करती हुई धीरे से ठाकुरद्वारे की ओर चल दी। इसी बीच प्रियनाथ ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए घर में प्रविष्ट हुए। वह बोले जा रहे थे, 2 दिन देखने नहीं जा पाया तो हाय को पाडरिया ने जोर पकड़ लिया। जगद्धात्री की अपने पति से प्रायः बातचीत होती ही नहीं थी, किंतु आज अचानक 12 बजे उनके घर आ जाने और बड़बड़ाने पर उसने पूछ ही लिया, किसे क्या हो गया है? प्रियनाथ बोले, अरुण को हाइको पाडरिया हो गया है। मेरी जाचंपरक में मीनमेख निकालना किसी के बाप के भी बस में नहीं है। विपिन तो इस रागवाचक शब्द के अर्थ तक को नहीं जानता होगा। अरुण का नाम इस चर्चा से न जुड़ा होता तो जगद्धात्री इस बातचीत में रुचि न दिखाती, किंतु अब स्थिति भिन्न थी। उसने उत्सुक होकर पूछा, क्या हुआ अरुण को? प्रियनाथ के कहा, अभी तो सब बताया है, किंतु इस शब्द के अर्थ को जब ठीक से अरुण ही नहीं समझ सका तो तुम लोग क्या समझोगे? विपिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करता है, फिर भी इस रोग के बारे में वह कुछ नहीं जानता। सब लोग अपना मालस बाबा बांध रहे थे। जमीन जायदाद बेचकर इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने की तैयारी चल रही थी। हारान कुंडू को सूचना दे दी गई थी कि संयोगवश मैं वहां पहुंच गया। अब क्या करूं? जहां एक दिन जाना नहीं हो पाता, वही की स्थिति बिगड़ जाती है। मैं अकेला आदमी ठहरा, जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? अरे संध्या बेटी, जरा मेडिकामेटेरिया पुस्तक तो ला दे ताकि अरुण के लिए दवाई का चुनाव कर लूं। पिता की आवाज को सुनकर एक मोटी पुस्तक को हाथ में लिए संध्या बोली, आई पिताजी। जगद्धात्री व्याकुल होकर अपने पति से बोली, ठीक से बताओ, अरुण को क्या हुआ है? चौंक कर प्रियबाबू बोले, बताया तो है, वह मनोरोग से ग्रस्त हो गया है। अपना सारा सामान हारन कुंडू को कौड़ियों के दाम बेचकर आज ही यहाँ से कूच करना चाहता है। यह सब मेरे होते कैसे संभव है? 200 पावर की एक बूंद। सुनकर संध्या का चेहरा बुझ गया। जगद्धात्री व्याकुल कंठ से बोली, सारी संपत्ति बेचकर गांव को छोड़ने की बात करना तो पागलपन का लक्षण है। हाथ के संकेत से प्रियनाथ ने कहा, इसे पूरे तौर पर पूरा पागलपन नहीं कहा जा सकता। पागलपन को इंसेनिटी कहते हैं और उसकी औषधि अलग है। हाँ,
विपिन के लिए इस अंतर को समझाना अवश्य सहज नहीं। लड़की की ओर देखने के बाद पति को घूरती हुई जगद्धात्री दृढ़ स्वर में बोली, मुझे तुम्हारी बेकार की बातों को सुने में कोई रुचि नहीं। सीधे सीधे यह बताओ कि क्या अरुण ने गांव छोड़ने का मन बना लिया है? ऐसा था और इस दिशा में तैयारी चल रही थी, किंतु क्या हारान कुंडू से सारी संपत्ति खरीदने की बातचीत कर ली गई है? हाँ, उस पाजी के तो 12 हो रहे हैं, किंतु मैं। अच्छा, क्या इस तथ्य की जानकारी गांव के अन्य लोगों को भी है? मेरे सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं। क्या तुम मेरा एक काम करने की कृपा करोगे? अरुण को केवल यह कहना है कि तुझे चाची ने इसी समय घर पर बुलाया है। संध्या चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी, उसने एक भी शब्द मुंह से नहीं बोला था। जगद्धात्री की दृष्टि उस पर गई तो वह यह देखकर चकित हो गई कि लड़की का चेहरा उतर गया है। उसके होंठ कांप रहे हैं और उसका अंग शिथिल हो गया है। फिर भी वह संभलकर दृढ़ स्वर में बोली, माँ, उन्हें यहाँ बुलाकर क्या एक बार फिर अपमानित करना चाहती हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसका दंड तुम उन्हें देना चाहती हो? चकित हुई माँ ने पूछा, संध्या, यहाँ अपमान किए जाने की बात कहाँ से आ गई? संध्या बोली, माँ, मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें अपने इस घर में बुलाओ। जगद्धात्री ने कहा, क्या घर में बुलाकर सुख दुख बांटना भी कोई अपराध है? संध्या बोली, माँ, उनके सुख दुख से हमें क्या लेना देना? वह चाहे इस गांव में रहे या यहाँ से चले जाएं, हमें इससे क्या अंतर पड़ता है? तुम उनके बारे में इतनी परेशान क्यों हो रही हो? फिर पिता की ओर उन्मुख होकर वह बोली, पिताजी, आपको उन्हें बुलाने के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद वह माँ से दृढ़ शब्दों में बोली, यदि तुमने हठ नहीं छोड़ा तो मैं उनके आने से पहले ही तालाब में डूब मरूंगी। यह कहती हुई संध्या माँ के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वहां से दूर चली गई। चिंतित विस्मत होने से जड़ बनी जगद्धात्री वहीं खड़ी रही। प्रियनाथ उच्च स्वर में बोले, बेटी, पुस्तक दे जाती तो औषधि ढूंढ लेता। संध्या न लौटकर पुस्तक ला दी और प्रियनाथ पुस्तक में से दवा ढूंढने में व्यस्त हो गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद जगद्धात्री अपने पति से बोली, क्या तुमने लड़की को कुमारी रखने की ठान ली है? ऐसी बात क्यों कहती हो? उसका विवाह होगा और अवश्य होगा। आखिर कब होगा? जब बूढ़ी हो जाएगी तब। प्रियनाथ हूं करके रह गए। एक दिन रसिकपुर क्यों नहीं चले जाते? विशिष्ट दवा पर अंगुली रखकर प्रियनाथ ने पूछा, क्या वहां किसी को कोई कष्ट है? क्या किसी ने संदेश देकर बुलाया है? ठंडी सांस छोड़कर बोली, जयराम मुखर्जी के नाती के साथ बात चल रही थी ना। जाकर एक बार लड़के को देख तो आओ। प्रियनाथ बोले, जाना चाहूं तो कब जाऊं? एक समय भी यहाँ मेरे न रहने पर लोग कितने अधिक परेशान हो जाते हैं। अरुण का हाल तो तुम्हें मालूम है। चटर्जी का आदमी भी उसकी साली की जांच के लिए बुला गया है। जगद्धात्री ने आश्चर्य से पूछा, ज्ञानदा को क्या हो गया है? प्रियनाथ बोले, खानपान की बदपरहेजी से अपच हो गया लगता है, इससे उसका जी मचलाता है। अरुण के पास से लौटता हुआ ज्ञानदा को देखता आऊंगा। जगद्धात्री बोली, चटर्जी के यहाँ डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। तुम अपने कर्तव्य कर्म को महत्व दो। रसिकपुर जाकर एक बार लड़के को देख आओ, फिर जो मन में आए वह करते रहो। पत्नी की व्यावलता से द्रवित प्रियनाथ थोड़ा होश में आए और धीमे से बोले, देखना क्या है, सुना है लड़का एकदम आवारा है। जगद्धात्री आंसू टपकाते हुए बोली, नशा करता है तो क्या आवारागर्दी करता है तो क्या उससे विवाह करते लड़की सुहागिन तो बन जाएगी। जब मेरे माँ बाप ने तुम जैसे आदमी के हाथ सौंपने में क्या आपत्ति है? कहती हुई वह अपने आंचल से आंसू पोंछकर बाहर को चल दी।
प्रियनाथ कुछ देर तक जड़ बने बैठे रहे, फिर सांस छोड़कर अपने से बोले, 2-2 रोगियों की चिकित्सा करनी है। इस तनाव की स्थिति में कहीं औषधि का चुनाव करना संभव है। कहकर उन्होंने पुस्तक को बगल में दबाया और बाहर की राह ली।